हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम रेफरेंस रिव्यू एंड रिवीजन की बात करेंगे और एक ही केस लॉ है आज के लेक्चर में हमारा। तो रेफरेंस जो कि हमारे सेक्शन 113 और ऑर्डर 46 में गिवन है, इट इज़ अबाउट जस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफरिंग अ डाउट टू द हाई कोर्ट। कि एक छोटा कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, वो हाई कोर्ट को एक डाउट रेफ़र कर देगा। तो ये हम कब करते हैं, व्हेन डज इट हैपन। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ अ रीजनेबल डाउट अबाउट द क्वेश्चन ऑफ लॉ। कि जब कोई एक रीजनेबल डाउट है किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ऑन विच नीदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैज़न पास एन ओपिनियन, कि एक ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिस पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कुछ जजमेंट या फिर कोई ओपिनियन पास नहीं करा है, तो वो हम रेफ़र कर देंगे, वो एक सबऑर्डिनेट को रेफ़र कर देगा हाई कोर्ट को। अब एग्जाम्पल हो सकता है किसी वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और एनी प्रोविजन मेंशन देयर इन, कि इनमें से किसी में भी कोई डाउट है, किसी वैलिडिटी ऑफ एक्ट में डाउट है या उसके वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस या वैलिडिटी ऑफ रेगुलेशन या फिर किसी भी प्रोविज़न जो भी उनमें हैं उनमें डाउट है, तब वो रेफ़र कर सकता है हाई कोर्ट को। सबऑर्डिनेट कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट इट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन एंड पासिंग जजमेंट वुड बी अल्ट्रा वायर्स। देखो, दो ग्राउंड है यहाँ पे। एक है तो या फिर रीजनेबल डाउट हो अबाउट क्वेश्चन ऑफ लॉ, या फिर दूसरा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि अगर वो जजमेंट पास करेगा तो इट वुड बी अल्ट्रा वायर्स सिंस इट कंसिडर दैट इट डज नॉट हैव अ जुरिस्डिक्शन। So these are the grounds or the condition or the situation when subordinate court can refer a doubt to the high court. And how can it be done? Reference can be taken by the court suo motu. Which court? Subordinate court. Suo motu या फिर on application by party. Suo motu का मतलब होता है court by itself, वो खुद ही एक डाउट फॉर्मुलेट करके रेफ़र कर देगा हाई कोर्ट को, या फिर एक कोई पार्टी एप्लीकेशन लॉन्च करेगी इन द कोर्ट इटसेल्फ और सबऑर्डिनेट कोर्ट यूजिंग इट्स डिस्क्रिशन, वो डाउट को हाई कोर्ट में रेफ़र कर देगा। ठीक है। नो पार्टी टू सूट कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर रेफरेंस टू हाई कोर्ट, कि अब पार्टी डायरेक्टली हाई कोर्ट में नहीं जा सकती कि हमारे क्वेश्चन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में आए हैं, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द सबऑर्डिनेट कोर्ट हम आपके और डायरेक्टली आ रहे हैं हाई कोर्ट में और आप हमें बता दीजिए, इस क्वेश्चन को रिजॉल्व कर दीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, पार्टीज़ को सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। एंड रेफरेंस शुड बी मेड बाय मेकिंग अ जुडिशियल ऑर्डर, और जो रेफरेंस है वो जुडिशियल ऑर्डर के थ्रू ही जाएगा। ये कि नहीं कि जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट का जज है वो अपना एक लेटर लिख रहा है ऑन इन हिज पर्सनल कैपेसिटी टू दी हाई कोर्ट की यही क्वेश्चन है, आप रिजॉल्व कर दो। नहीं, एक जुडिशियल ऑर्डर के तहत वो जाएगा और वो क्वेश्चन रेफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू। सेक्शन 113 हमारे रेफरेंस की बात कर रहा है एंड ऑर्डर 46 हमारे रेफरेंस की बात कर रहा है। वैसे रिव्यू में सेक्शन 114 जो नेक्स्ट सेक्शन है रेफरेंस का, इट इज़ रिव्यू ओनली, और ऑर्डर भी बिल्कुल नेक्स्ट वाला ही है 47। रिव्यू इज़ टू कंसिडर और टू लुक अगेन और टू री एग्जामिन। नाम बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसका कि हम रिव्यू दोबारा उसको व्यू कर रहे हैं, राइट। तो पहली बात एक होता कब है कि जब कोई एग्रीव पर्सन अप्लाई करेगा कि उसको लगेगा कि मेरे को इस जजमेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो ग्राउंड्स अभी आपको बताएंगे कि ये ग्राउंड्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यही कोर्ट, यही सेम कोर्ट एंड प्रेफरेबली यही सेम जज या फिर जो भी बेंच थी वो उसको रिव्यू कर ले। ठीक है। अब हाउ क्या था हमारा कि एक अग्रीड पर्सन विल ऑन एप्लीकेशन विल फाइल फॉर अ रिव्यू पिटीशन बोलते हैं हम उसको। एंड बाय होम, अब ये रिव्यू करेगा कौन? जैसे कि मैंने बताया कि वही सेम कोर्ट एंड प्रेफरेबली वही सेम बेंच रिव्यू करेगी। अब ये रिव्यू कोई भी लेवल में हो सकता है, सबऑर्डिनेट लेवल पे हो सकता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट रिव्यू कर रहा है अपनी कोई जजमेंट या ऑर्डर को, या फिर कोई हाई कोर्ट रिव्यू कर रहा है अपनी जजमेंट या ऑर्डर को, इवन सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू करता है अपनी जजमेंट या ऑर्डर को। एंड इट कैन बी मेड फॉर किस किस चीज़ों पे रिव्यू हो सकता है? तीन चीज़ें हैं, अपीलेबल डिक्री और ऑर्डर। कोई भी डिक्री और ऑर्डर है जो अपीलेबल है उसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं। अब कोई डिक्री और ऑर्डर है जो नॉन अपीलेबल है उसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं। एंड थोड़ा डिसीजन ऑन रेफरेंस फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। अब स्मॉल कॉजेज़ ने आपको रेफरेंस में, मतलब अंडर सेक्शन 113 में आपको कोई डाउट भेजा था, हाई कोर्ट को भेजा होगा ऑब्वियसली, एंड उस रेफरेंस के डिसीजन को भी रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है।
एंड व्हेन कैन द रिव्यू बी डन। अब ग्राउंड्स क्या हैं, 3 ग्राउंड्स हैं। न्यू एविडेंस कम टू लाइट, जब एक नए एविडेंस द कमिंग टू लाइट, द कमिंग टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी, जब वो न्यू एविडेंस आ रहे हैं। एंड इसमें प्रोवाइजो ये होता है कि पार्टी इवन विद ड्यू डिलिजेंस वर अनअवेयर ऑफ सच एविडेंसेस, कि वो उनकी नॉलेज में कभी था ही नहीं। इवन इफ दे वुड हैव एक्सरसाइज देयर ड्यू डिलिजेंस टू फाइंड दोज एविडेंस, दे कुडंट हैव फाउंड इट। तो ये प्रोवाइजो है कि न्यू एविडेंस कम टू लाइट में वो तभी वैलिड होगा जब किसी पार्टी की नॉलेज में नहीं होगा वो एविडेंस पहले। तो अब वो न्यू एविडेंस आ गए, तो नाउ आई वुड गो द पार्टी हुएवर वांट टू गो फॉर अ रिव्यू विल गो फॉर अ रिव्यू अंडर दिस ग्राउंड। सेकंड है हमारा मिस्टेक या फिर एरर अपैरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, कि प्राइमा फेस मिस्टेक या एरर है ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, तब वो रिव्यू में चला जाएगा, या फिर कोई भी अदर सफिशिएंट रीजन हो सकता है। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है 30 days, एज इन कोई भी डिक्री ऑर्डर या फिर डिसीजन आने का, मतलब डिसीजन ऑन रेफरेंस, वो आने के 30 days के विद इन ही आपको रिव्यू के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ख़त्म हो जाता है, देन यू कैन नॉट गो फॉर रिव्यू। रिविजन हमारा थर्ड एंड द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेक्चर। सेक्शन 115 के अंडर आपको रिविजन मिल जाएगा। ये सारे सेक्शन दे आर कॉन्टिन्यूस में हैं। कॉन्सिक्वेटिवली सेक्शन 113, 114, 115 दे टॉक्स अबाउट रेफरेंस, रिव्यू एंड रिविजन रिस्पेक्टिवली। And then revision is just to rectify mistake and committed by whom? Committed by subordinate. अब subordinate कोर्ट ने कोई मिस्टेक करी है, तो ये हाई कोर्ट रेक्टिफाई करेगा उस मिस्टेक को। रेक्टिफाई मतलब सही करना उस मिस्टेक को, ठीक है, उस मिस्टेक को ठीक करना। तो ये एक सॉर्ट ऑफ सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट के पास, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कोई डिसीजन में एरर डाला है तो वो ठीक करेगा। अब इसमें एसेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका एसेंशियल जानना, क्योंकि इसका स्कोप इतना ज़्यादा नहीं होता रिविजन का। तो एसेंशियल क्या है, दिस केस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड। अब ये जो केस है वो डिसाइड होना चाहिए। अब वो डिसाइड इसको इंटरप्रिटेशन में लाया गया है बहुत सारे जजमेंट में, और बताया गया है कि दैट डिसीजन कैन बी ईदर अ डिक्री या फिर जजमेंट और ऑर्डर। तो ऑर्डर कोई पास किया हो, इंटरिम ऑर्डर भी हो सकता है, तो उसकी भी रिविजन जा सकती है, ठीक है। द कोर्ट विच डिसाइडेड मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। अब जो रिविजन हाई कोर्ट उन्हीं कोर्ट से कर सकता है विच आर सबऑर्डिनेट टू इट, ठीक है। द ऑर्डर एंड डिक्री इज़ नॉट अपीलेबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी ऑर्डर या डिक्री पे आप रिविजन के लिए जा रहे हैं वो अपीलेबल ना हो। अगर वो अपीलेबल होगा तो डायरेक्टली देयर इज़ अ रेमेडी अवेलेबल टू द पार्टी, कि वो डायरेक्टली अपील में जा सकते हैं हायर कोर्ट, इवन वो हाई कोर्ट भी हो सकता है वो हायर कोर्ट, राइट। और ग्राउंड इसके बहुत लिमिटेड है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट मस्ट हैव ऑन पॉइंट ऑफ जुरिसडिक्शन ये एरर्स किए हैं। वो कौन कौन से एरर? फर्स्ट है एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट, कि उन्होंने ऐसा जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया जो उनके पास कभी था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन के 10 लाख थी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, बट दे स्टार्टेड हियरिंग दिस केस विच इज़ ऑन 15 lakhs का अमाउंट है उस केस का। तो देन रिवीजन हो सकता है हाई कोर्ट में कि भाई इन्होंने तो जुरिसडिक्शन थी ही नहीं, वो एक्सरसाइज कैसे कर ली, या फिर फेल टू एक्सरसाइज, क्योंकि पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन 10 लाख थी आई मीन, एंड वो डिनाई करें इवन टू हियर दैट 9 लाख ऑफ केस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फेल कर दिया टू एक्सरसाइज देयर जुरिसडिक्शन विच इज़ वेस्टेड ऑन देम। थर्ड है एक्सरसाइज इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटीज़। उन्होंने जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज तो करी है, बट इतनी ज़्यादा ऑन द फेस ऑफ इट इतनी ज़्यादा इलीगल और इरेगुलरिटीज़ के साथ करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कि उन्होंने एक की विटनेस को समन नहीं करा है कि दूसरी पार्टी को उसको क्रॉस करने का ही मौका नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी इरेगुलरिटीज़, या फिर उन्होंने एविडेंस अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करे हैं, तो ये इरेगुलरिटीज़ पे यू कैन गो टू फॉर रिविजन, ठीक है। अब बाय हुम कौन जाता है रिवीजन के लिए? अब रिवीजन हाई कोर्ट करता है सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजंस पे, ठीक है। तो हाई कोर्ट सुओ मोटो भी रिवीजन पे जा सकता है, या फिर कोई एग्रीव पार्टी एप्लीकेशन दे दे, ठीक है। द पावर लाइज विद हाई कोर्ट टू वेदर गो फॉर रिवीजन और नॉट। अगर आप एप्लीकेशन भी दे रहे हो तो हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, आपका राइट नहीं है रिवीजन का, आप बस हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वेदर इट विल अलाउ यू और नॉट, ठीक है। अब पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अ रिविजनल एप्लीकेशन 90 days होती है, कि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर या डिक्री है जो अपीलेबल नहीं है, उसके बाद आपको 90 days के विद इन ही आपको रिविजनल एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अगर नहीं डाली
डालेंगे तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने के बाद आप नहीं डाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ नो अपील ऑन रिविजन। अब रिविजन पे कोई अपील होती ही नहीं है, नो अपील लाइज देयर, सो द पार्टी हैज़ टू डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट इन इट्स रिविजनल पावर कैन नॉट अटैक फाइंडिंग्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब मैंने बात की थी कि स्कोप इसका बहुत लिमिटेड है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन इट्स एसेंशियल्स। अब स्कोप इसका है ऑन द पॉइंट ऑफ जुरिसडिक्शन, कि उसने जुरिसडिक्शन अपना एक्सरसाइज नहीं किया है, या फिर किया है जो उसके बाद जुरिसडिक्शन था ही नहीं, या फिर एक्सरसाइज करा है बट इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटीज़ के साथ किया है। तो यही हमारे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे रिविजन हो सकती है, और रिविजन विल बी लिमिटेड टू दीज ग्राउंड्स ओनली। अब ये नहीं कि एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करना शुरू कर दे हाई कोर्ट, ऐसा नहीं हो सकता। तो द ऑब्जेक्ट क्या है रिविजनल पावर का? टू प्रिवेंट सबऑर्डिनेट कोर्ट टू एक्सरसाइज द रॉन्ग जुरिसडिक्शन, राइट। अब एक जस्ट बेसिक रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। रेफरेंस रिव्यू रिवीजन में आपको रेफरेंस हमारा सेक्शन 113 ऑर्डर 46 में मिलता है, रिव्यू हमारा 114 ऑर्डर 47 एंड रिवीजन और सेक्शन 115 में मिलता है। नाउ इन रेफरेंस सबऑर्डिनेट कोर्ट रेफर्स द केस टू हाई कोर्ट। अब जो रेफरेंस में है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को रेफर करेगा, रिव्यू में क्या होता है वही कोर्ट या वही जज रिव्यू करता है अपनी जजमेंट या ऑर्डर को, एंड ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द एग्रीव्ड पार्टी। अब ये एप्लीकेशन एग्रीव पार्टी देने पे ही बनता है, ये कि नहीं अपने आप कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकता, द एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड। एंड नाउ रिविजन इज ईदर सुओ मोटो बाय हाई कोर्ट, या फिर एप्लीकेशन होगी एग्रीव पार्टी की टू दी हाई कोर्ट फॉर द रिविजन, ठीक है। रेफरेंस की बात है, हाई कोर्ट अलोन कैन डिसाइड मैटर्स ऑन रेफरेंस, कि सिर्फ हाई कोर्ट करेगा और कोई नहीं करेगा। रिव्यू में क्या मैंने जैसे बोला था कि सभी कोर्ट अपने जजमेंट अपने डिक्री का रिव्यू कर सकते हैं, अपने ऑर्डर का रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब रिविजन में रिविजन भी सिर्फ हाई कोर्ट ही करेगा। अब रेफरेंस क्या है कि जब हम कोई क्वेश्चन हम फॉरवर्ड करते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट जब हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करता है तो किस स्टेज में फॉरवर्ड कर सकता है, या फिर एक पेंडिंग सूट में फॉरवर्ड कर सकता है, या फिर अपील के स्टेज में फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग जब चल रही है तब भी फॉरवर्ड कर सकता है। अब एप्लीकेशन फॉर रिव्यू कैन ओनली बी मेड आफ्टर द डिक्री और ऑर्डर इज मेड, ठीक है। रिव्यू तभी हो सकता है जब एक ऑर्डर और डिक्री बन चुकी है, क्योंकि हमारे रिव्यू जुरिसडिक्शन में जैसे आपने देखा होगा कि वही कोर्ट रीलुक करता है अपनी जजमेंट डिक्री को, और रीलुक तभी करेगा जजमेंट डिक्री जब फाइनली पास हो चुकी है, राइट। जब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मुझे लग रहा है कोर्ट ऐसा करने वाला है तो प्लीज़ आप रिव्यू कर लो, नहीं, द कोर्ट हैज़ टू फर्स्ट मेड the decree or order and then application of review be taken up. Revision में only when the case has been decided तभी revision पे जा सकता है, which is very logical, क्योंकि error तभी होगा तब जब वो decision पूरा दे देंगे। Grounds है, रेफरेंस का ग्राउंड क्या है? रीजनेबल डाउट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, या फिर एक और ग्राउंड है कि यहाँ पे हमने देखा था कि सबऑर्डिनेट कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट इट डज नॉट हैव अ जुरिसडिक्शन एंड पासिंग जजमेंट वुड बी अल्ट्रा वायर्स। तो बेसिकली क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है ये ऑल एंड ऑल इसका ग्राउंड, और रिव्यू का ग्राउंड है न्यू एविडेंस कमिंग टू लाइट की जो पार्टी के नॉलेज में नहीं था, या फिर कोई ऐसा प्राइमा फेसी मिस्टेक और एरर विच इज़ अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या फिर कोई सफिशिएंट रीज़न है, ठीक है। रिविजन का ग्राउंड है बहुत लिमिटेड ग्राउंड है, बहुत लिमिटेड स्कोप है ऑन पॉइंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया है या नहीं किया, या फिर कैसे किया है, उसी पे रिविजन हो सकता है। रिव्यू कैन बी मेड इवन व्हेन एन अपील लाइज टू हाई कोर्ट। रिव्यू में डिपेंडिंग मैटर नहीं करता, इवन इफ अपील एक पार्टी अपील प्रेफर कर लेते हैं और रिव्यू के लिए भी पिटीशन पड़ा है तो दैट इज़ फाइन। कैसा पॉसिबल है कि आप एक टाइम पे रिव्यू भी कर सकते हैं और अपील भी कर सकते हैं, अनलेस जो क्वेश्चन अपील में गया है वो बिल्कुल सेम ना हो रिव्यू के, वरना रेस जुडिकाटा लग सकता है। रिविजन का है, रिविजन कैन बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट वेयर नो अपील लाइज टू द हाई कोर्ट। जब कोई भी अपील हाई कोर्ट में नहीं लाई करती तभी हाई कोर्ट अपना रिविजनल जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग फॉर हरिदास वर्सेस उषा रानी केस, जो 2006 में आया था हमारा केस। बहुत ही इजी फैक्ट्स हैं। एक रिव्यू पिटीशन है, वो चैलेंज हुई थी ऑन द ग्राउंड कि वेदर सच अ मैटर वुड फॉल इन द एम्बिट ऑफ रिव्यू और नॉट, ठीक है। 2 रिस्पोंडेंट थे, रिस्पोंडेंट 2 कालीपड़ा प्लस प्लेंटिफ था जो एक ओरल एग्रीमेंट में आए थे। तो कालीपड़ा ने बोला कि ही विल गिव ओवर द प्रॉपर्टी इन 3 years ऑन पेमेंट, और जो प्लेंटिफ था ही वॉज गिविंग पेमेंट, जो कि हरिदास
पास था, ही वॉज गिविंग पेमेंट फॉर एवरी 3 ईयर्स और एक बस लास्ट पेमेंट बची थी उसकी, ठीक है। और मीन वाइल रिस्पॉन्डेंट 2 क्या करता है, जो काली पड़ा है वो मीन वाइल ही एग्जीक्यूट अ सेल डीड इन फेवर ऑफ उषा रानी। उषा रानी एक अलग सेपरेट इंडिविजुअल हैं। तो अब एक टाइम पे क्या हो गया, हरिदास को उसने बोला कि आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उसकी बस लास्ट पेमेंट बची है। एंड एट द सेम टाइम जो काली पड़ा है उसने उषा रानी के अगेंस्ट इन फेवर आई मीन सेल डीड साइन कर दी। तो अब कन्फ्यूजन हो गई कि ओनरशिप किसके आएगी, कि पोजेशन किसका आएगा। तो जब केस फाइल हुआ प्लेंटिफ ने, जब हरिदास ने केस फाइल किया तो एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ टू मेंटेन द स्टेटस को। मतलब कालीपड़ा को बोला गया कि आप अब ये प्रॉपर्टी का टाइटल किसी को ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि द इंटरिम ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस को मतलब द सिचुएशन एज इट इज़, इट वुड रिमेन दैट वे ओनली अंटिल द ऑर्डर और द जजमेंट हैज़ बीन पास्ड, ठीक है, बाय दैट कोर्ट। अब रिव्यू पिटीशन इज फाइल्ड अगेंस्ट दैट इंटरिम इंजंक्शन। अब एक इसी इंटरिम इंजंक्शन का रिव्यू पिटीशन हुआ हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इट टेकन अप दैट रिव्यू पिटीशन। अब बात हो रही है कि ये क्या हाई कोर्ट वॉज इट इन राइट टू टेक दिस रिव्यू पिटीशन। अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अंडर ऑर्डर 47 रूल 1 देयर आर 3 ग्राउंड्स। अब जैसे मैंने रिव्यू में देखा था, आपको बताया था 3 ग्राउंड्स हैं कि अगर न्यू एविडेंस आए लाइट में, या फिर मिस्टेक और एरर है अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, या फिर अदर सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए। तो कोर्ट ने डायरेक्टली बोला कि देर आर नो सफिशिएंट कॉज टू टेक दिस रिव्यू। वाई? क्योंकि मैटर कैन गो इन अपील, अपीलेबल था ये मैटर, और रिव्यू पिटीशन का एक लिमिटेड पर्पस है एंड इट कैन नॉट बी अलाउड टू बी अपील इन डिस्गाइज। कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने ले लिया है विच इज़ डिस्गाइज्ड जस्ट एज एन अपील, कि हमारे पास एक एक्चुअल अपील भी लाई करती है लेकिन हम रिव्यू पिटीशन में वही सेम चीज़ कर रहे हैं जो हम अपील में करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिव्यू का पर्पस ही डिफरेंट है। एंड व्हेन रेमेडी ऑफ अपील इज अवेलेबल, द पावर ऑफ रिव्यू शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय कोर्ट विद द ग्रेटेस्ट सर्कमस्पेक्शन, मतलब with very great with very on a very grave kind of situation and with very kind of detailed idea कि हमें रिव्यू में करना क्या है। जब हमारे पास अपील लाई करती है ऑलरेडी, कोर्ट तभी करेगी रिव्यू जब बहुत ही ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन हो, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट परमिसेबल टू करेक्ट एन एरोनियस जजमेंट ऑन अपील अंडर एरर अंटिल एरर ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड इज प्रेजेंट। कि ऐसी कोई जजमेंट जो कि रीजन्ड जजमेंट है लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि वो एरोनियस है, उसको हम रिव्यू में नहीं ले सकते अनटिल उसमें कोई ऐसा प्राइमा फेसी एरर ना प्रेजेंट हो, क्योंकि दैट इज़ वन ऑफ द ग्राउंड इफ यू रिमेंबर। एंड सो विद दिस वी आर डन विद आवर केस एंड विद द सेशन। थैंक यू एवरीवन।